हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो एस ब्लॉक चल रहा है। एस ब्लॉक के अंदर हमने फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था और सेकंड ग्रुप है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी कंप्लीट हो गई। और अब हमारे चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे लास्ट टॉपिक बचा है जो आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, लास्ट टॉपिक हमारे क्या है? जो बेरिलियम धातु होता है वो अपना जो ग्रुप सेकंड है उससे अलग भिन्नताएं दर्शाता है, मतलब उसके जैसे गुण नहीं होते, उसमें अलग गुण होते हैं। तो जो मतलब बेरिलियम हो गया उसकी जो अपना क्षारीय मृदा ग्रुप है, क्षारीय धातु का जो मृदा ग्रुप है उससे विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, आपको यहाँ पे प्रीमियम लेक्चर मिलेंगे एकदम बिना टाइम वेस्ट किए, कम टाइम में अच्छा कंटेंट है ना। मतलब बाकी कहीं आप देखोगे तो वहां पे आधा घंटा लग जाएगा ना, तो यहाँ पे वही बात 20 मिनट में हो जाएगी। हाँ, तो बेरिलियम की अन्य क्षार धातुओं से, कौन सी? क्षार मृदा धातुओं से, है ना। क्योंकि जो ग्रुप सेकंड में वो सारी की सारी धातुएं कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु है ना, एल्किलाइल मेटल्स है ना। तो उनसे भिन्नताएं है ना, मृदा धातुओं से भिन्नताएं लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में आज हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे भिन्नता दर्शाता है? देखो, सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो बेरिलियम है ये किससे भिन्नता, मतलब किससे समानता दर्शाता है। तो आपको मैंने विकर्ण संबंध बताया था, तो बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे है? वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप कमेंट करोगे, क्योंकि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है। ऐसे ही मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप में बताया था लिथियम का विकर्ण संबंध, वो किसके साथ है आप बताओगे। ठीक है, पता तो चलेगी आप रिविजन कर रहे हो या नहीं कर रहे, है ना। तो बेरिलियम की बात करेंगे, है ना, कि ये कैसे अपने ग्रुप से भिन्नता दर्शाता है। देखो, सबसे पहली बात हमने अभी तक देखा, चाहे ग्रुप फर्स्ट की बात कर लो चाहे ग्रुप सेकंड की बात कर लो, दोनों ही क्या होती हैं? मुलायम धातुएं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में तो लिथियम था, वो क्या था? कठोर था। और बात करें सेकंड ग्रुप की, मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर जो बेरिलियम है ये क्या होता है? कठोर होता है, सॉलिड होता है। बाकी सारी धातुएं इसके अंदर क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है कि ये क्या हो जाता है? बेरिलियम सॉफ्ट हो, सॉफ्ट की जगह क्या हो जाता है? सॉलिड, है ना। तो लिख दो, बेरिलियम क्या होता है? कठोर धातु होता है ना। बेरिलियम क्या है? कठोर, मतलब सॉलिड। आगे बात समझ में। बाकी सारी धातुएं क्या होती है? कठोर धातु है, मतलब बाकी सारी धातुएं क्या होती है? सॉफ्ट होती है ना। यहाँ पे सॉलिड लिखना था मैंने, ऐसी बातों बातों में ध्यान नहीं दिया, क्या लिख दिया? धातु लिख दिया। ठीक है, बेरिलियम क्या है? कठोर है, सॉलिड है। बाकी सारी धातुएं आपको पता है क्या है? सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दूं, अन्य धातुएं क्या है? अन्य सभी क्या है? मुलायम है, या फिर आप क्या बोल सकते हो? सॉफ्ट बोल सकते हो। आगे बात समझ में। तो सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख दो कि पहली विभिन्नता क्या है? ये सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो बेरिलियम होता है ये वायु से क्रिया कम करता है अन्य की तुलना में। बाकी सारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो वायु से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं ना। ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्रिया कर लेते हैं, वायु का मतलब ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बेरिलियम क्या करता है? क्या करता है बच्चों? वायु से कम क्रिया करता है। क्या करता है? या मुश्किल से क्रिया करता है ना। तो वायु से कम क्रिया करता है, वायु से क्रिया कम करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वायु से मुश्किल से क्रिया करता है ना। वायु से मुश्किल से क्रिया करता है, मतलब बहुत ही कम रिएक्ट होता है वायु के साथ में, ये रिएक्शन नहीं करता है ना, मुश्किल से क्रिया करता है। उसके बाद में आपको पता है शेष जो क्षारीय मृदा धातुएं थी वो वायु के साथ में आसानी से क्रिया कर लेती थी, है ना। अगली बात समझ में। उसके बाद में इंपोर्टेंट लाइन थर्ड थी, क्या लाइन थी इंपोर्टेंट? ये जो इसके ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी नेचर क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है, अर्थात उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं ना। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? एक तो बीईओ बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, और दूसरा हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया? उभयधर्मी। और उभयधर्मी का मतलब आप क्या समझ सकते हो? उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों प्रकृति। दोनों कौन सी प्रकृति? ये अम्लीय प्रकृति भी रखता है और क्षारीय प्रकृति भी रखता है। उभय का मतलब होता है दोनों। जैसे मेंढक होता है अपने, वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उभयचर। सेम ऐसे इसको बोलते हैं उभयधर्मी। अब यहाँ पे जल और स्थल की बात होगी नहीं, लेकिन बात किसकी होगी? अम्ल और क्षार की। तो ये अम्लीय नेचर भी रखता है, मतलब एसिडिक भी होता है, और ये अपने क्षारीय भी होता है, बेसिडिक भी होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। मतलब उभय का मतलब होता है दोनों, ये अम्लीय प्रकृति भी रखता है और क्षारीय प्रकृति भी रखता है। बाकी जैसे हमने देखा कि जो ग्रुप सेकंड हो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? या तो मतलब सारे के सारे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अर्थात क्षारीय प्रकृति के होते हैं ना। हाइड्रोक्साइड का मतलब भी क्या होता है? OH- देना, और OH का मतलब क्या होता है? क्षारीय होना। आगे बात समझ में।
उसके बाद में जैसे आगे चले तो बेरिलियम के जो यौगिक होते हैं ये मुख्यतः कौन सी प्रकृति के होते हैं, इंपॉर्टेंट बात, ये होते हैं सहसंयोजक प्रकृति के, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। जबकि हमने देखा बाकी सारे जो इसके एलिमेंट्स है वो कौन से बनाते हैं, आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लो, है ना, किसको, कि बेरिलियम के यौगिक मुख्यतः किस प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखो बेरिलियम के यौगिक मुख्यतः कौन सी प्रकृति के, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, कोवेलेंट, है ना। हाँ, तो बेरिलियम के यौगिक कैसे होते हैं, यौगिक का मतलब कंपाउंड, बेरिलियम के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कौन सी प्रकृति के, सहसंयोजक प्रकृति के। अगली बात समझ में, सहसंयोजक प्रकृति के, है ना। उसके बाद में बाकी सारे कौन से होते हैं, आयनिक प्रकृति के। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अन्य सभी आयनिक प्रकृति के, अन्य मतलब जो बाकी बच गए इसमें, है ना। जैसे कौन कौन से बच गए, मैग्नीशियम बच गए, कैल्शियम बच गया, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ना। तो मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अन्य सभी कौन सी प्रकृति, मतलब आयनिक प्रकृति, सॉरी, है ना। क्या, अन्य सभी क्या होते हैं, आयनिक। जैसे कि ये आयंस देते हैं, जब वाटर के अंदर इनको डिजोल्व करते हैं तो, है ना, आयंस में टूट जाते हैं प्लस माइनस के अंदर। तो बाकी अन्य सभी क्या होते हैं, आयनिक प्रकृति के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलेंगे, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आगे चलें, है ना। जैसे बेरिलियम कार्बाइड होता है, इसकी जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, आपको पता है, एक कार्बन का यौगिक प्राप्त होता है हमें, अर्थात मीथेन मिलता है हमें। तो वो वाली बात मैं आपको आगे लिखाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं पूरे बोर्ड को काम में लूंगा आप, है ना। हाँ, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपने ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, या उतार दो। चलो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके उतार लेना, क्योंकि हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलते आगे, है ना, क्योंकि टाइम बचाना है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ऐसे नहीं कि उतारने के लिए मैं आपको 5 मिनट दे दूँ, 10 मिनट दे दूँ, आप उतारते रहो, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। आप बस वीडियो को पॉज करो और उतारो, है ना। इससे टाइम बच जाएगा आपका भी और बाकी स्टूडेंट्स का भी, है ना। और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आजकल मैं पूरे के पूरे नोट्स आपको यहाँ पे बनवा रहा हूँ ना। हाँ, तो देखो अगला मैंने क्या बताया, जब बेरिलियम के हम कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेरिलियम कार्बाइड मिलता है ना। तो जब बेरिलियम कार्बाइड की हम जल से क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, CH4 मिल जाएगा, अर्थात मीथेन मिल जाएगा, है ना। तो बेरिलियम कार्बाइड की मैं किससे रिएक्शन करवा दूं, H2O से, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये बेरिलियम कार्बाइड हो गया Be2C हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, H2O से, किससे, जल से करवा दोगे। तो जल आपको पता है H+ और OH- में टूट जाता है ना, ये तो आपको पता है ना। और किसमें, OH- में टूट जाता है। हाँ, तो इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने जल के साथ में बेरिलियम कार्बाइड। इसका नाम क्या है, बेरिलियम कार्बाइड। लिखूं क्या, चलो लिख देता हूँ। नहीं बोलोगे कि सर आप तो लिखते नहीं हो, क्या नहीं करते हो, लिखते नहीं हो। बेरिलियम कार्बाइड, कौन सा आइड, कार्बाइड, है ना। इसकी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड साथ में CH4। तो बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में क्या बन जाएगा, CH4। ये हो गया मीथेन। कौन हो गया, मीथेन। अगर 2 कार्बन होते तो हो जाता एथेन। और ये क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड। अब तक आपको पता चल गया होगा। चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, इधर कितने हैं, Be2, तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में, 2H2 तो यहाँ पे H4 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये लो 4 होगी बैलेंस रिएक्शन, है ना। कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जो अरस समीकरण मिलती है और कुछ होते हैं रस समीकरण मिलती है। अरस समीकरण मिलती है रिएक्शन भी आएगी हमारे। उसका मतलब, अरस समीकरण मिलती का मतलब होता है कि उसके अंदर जो ये जो मतलब क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं, इनकी संख्या बराबर नहीं होती, है ना। आगे बताऊंगा। हाँ, ये उतार लिया आपने। उसके बाद में जैसे बाकी रिएक्शन बच गई, जैसे बाकी कौन सी, बेरिलियम के अलावा अगर उनकी हम क्षारीय मृदा धातुओं की रिएक्शन कार्बाइड है, उनके भी कार्बाइड्स बनेंगे। जैसे बेरिलियम का बना है वैसे कि वैसा मैग्नीशियम का कार्बाइड भी बनेगा, मैग्नीशियम के साथ में कार्बन की रिएक्शन करवाएंगे तो उसके जो कार्बाइड्स होंगे ना, अन्य धातुओं के, अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के, उनकी रिएक्शन अगर जल से करवाएंगे तो वहां पे बन जाएगा एसिटिलीन। क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। मतलब 2 कार्बन होते हैं ना एसिटिलीन में, तो वहां पे एसिटिलीन बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, मीथेन। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, तो लिखो, है ना। अन्य धातुएं क्या बनाएगी, एसिटिलीन बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिख दूं इससे पहले, यहाँ पे, है ना, अगला पॉइंट लिखवाने से पहले, कि बेरिलियम कार्बाइड की क्रिया जल से करवाने पे, है ना, बेरिलियम कार्बाइड की क्रिया यहीं पे लिख देता हूँ ना, देखो मेरा काम निकल जाएगा, कि क्रिया जल से करवाने पर, चाहो तो ये लाइन आप ऊपर लिख सकते हो यहाँ, उसके बाद रिएक्शन लिख लेना, है ना। करवाने पर हमें मीथेन प्राप्त होती है ना। करवाने पे क्या प्राप्त होता है,
मीथेन प्राप्त होता है या होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कुछ भी लिख लो ना। आगे बात समझ में, अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की रिएक्शन अगर हम जल के साथ में करवाएंगे कार्बाइड के ना, तो क्या प्राप्त होगा, हमें एसिटिलीन प्राप्त होगा, है ना। वो चीज भी मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, तो ये छाप लिया आपने। चले आगे। हाँ तो चलो चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट आती है। क्यों ऐसे पूछेगा, बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन जल से करवाने पे क्या प्राप्त होता है, तो साथ में तो बेरिलियम ऑक्साइड और उसके प्लस में क्या निकल जाएगा, मीथेन। बल्कि अन्य जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनमें क्या हो जाएगा, अन्य कौन सी, बेरिलियम के अलावा, है ना, बेरिलियम कार्बाइड के अलावा, है ना, Be2C के अलावा। हाँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अन्य कौन सी, बेरिलियम कार्बाइड को छोड़ के, है ना, अन्य क्षारीय मृदा धातुएं। लिखो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुओं की रिएक्शन, अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बाइड, है ना, धातुओं के कार्बाइड की क्रिया या अभिक्रिया, ना, कार्बाइड की क्रिया जल से, कार्बाइड्स की क्रिया जल से करवाने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है ना। कार्बाइड की क्रिया या अभिक्रिया भी बोल सकते हो, कि क्रिया जल से करवाने पर, जल से करवाने पर एसिटिलीन, कौन सा टिलीन, एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन को आप क्या बोल देते हो, C2H2 प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है देखो, है ना, एक्सेप्ट B2C को छोड़ के, है ना, अन्य क्षारीय मृदा धातु, मतलब B2C को छोड़ के। हाँ तो देखो, जैसे मैं कैल्शियम की रिएक्शन करवा रहा हूँ, Ca2C हो गया, है ना, कैल्शियम कार्बाइड हो गया। इसकी रिएक्शन में जल के साथ करवाता हूँ, किसके साथ बच्चों, जल के साथ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो ये तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO प्लस में क्या हो जाएगा, C2H2 एसिटिलीन, है ना। फलों को पकाने के लिए क्या काम में आता है, एसिटिलीन। जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए क्या काम में आता है हमारे बच्चों, एसिटिलीन, याद रख लेना। अब देखो इसको आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है, एक एरस समीकरण मिलती अभिक्रिया, है ना। इसमें उत्पाद में और क्रियाकारक में जो अभिकारक है अलग अलग होंगे, है ना। ठीक है, अगली बात करें, जैसे BeCO3 है ना, बेरियम का कार्बोनेट है, बेरिलियम कार्बोनेट। तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बाकी सब में क्या होता है, स्थायी होते हैं। बाकी सब के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन इसका क्या हो जाता है, अनस्टेबल। किसका, बेरिलियम कार्बोनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है अगली, क्या, बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है। क्यों होता है बताओ, रीजन भी बताया हुआ पहले का मेरे का, अगर मेरा वीडियो देखा हुआ है तो आपको याद आएगा पीछे का। BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल, अस्थाई। क्या हो गया, अस्थाई। अस्थाई होने का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती इसकी। बाकी सारे के सारे होते हैं उसके कार्बोनेट्स क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अन्य क्षारीय धातुओं के इसके अलावा, मतलब अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल, मतलब स्थायी होते हैं। आगे कहानी समझ में, यहाँ तक समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। देखो एक एक पॉइंट में आपको नोट करवाता चल रहा हूँ। हाँ उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, जैसे Be होता है बेरिलियम, इसका जैसे तनु अम्ल होता है, मतलब डाइल्यूट एसिड होता है, उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है बताओ। इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, इसको उतारो साथ साथ में, है ना। जब हम बेरिलियम है इसकी तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें H2 गैस प्राप्त होती है। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। होती है नहीं होती बताओ पहले, होती है क्या, अगर होती है तो फिर आप गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो देखो बताओ, जब बेरिलियम की तनु अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है। बाकी अगर किसी भी आप क्षारीय मृदा धातु के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपने डाइल्यूट एसिड के साथ आप किसी भी क्षार है ना, क्षारीय मृदा धातु, उससे रिएक्शन करवा लेना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन हमारे बेरिलियम एक ऐसी धातु है उसके साथ रिएक्शन करवाने से H2 गैस मुक्त नहीं होती। आगे बात समझ में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना। बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट कथन के रूप में आ सकता है ना।
इसलिए मैं ये बात आपको 2 बार बता दिया मैंने, 2 बार बताई है मैंने ये बात इसीलिए। तो आप लिखो बेरिलियम, क्या लिखोगे, बेरिलियम। डाइल्यूट एसिड लिख लो, है ना, डाइल्यूट एसिड मतलब तनु अम्ल या तनु अम्लों के साथ में, डाइल्यूट एसिड सॉरी, है ना, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवाओगे बेरिलियम की तनु अम्लों के से क्रिया करवाने से, है ना, अम्लों से क्रिया करवाने पर, क्रिया करवाने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। अगली बात सुन, तनु अम्ल से क्रिया करवाने पर H2 गैस नहीं निकलती है, जबकि जबकि क्या, अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से रिएक्शन करवाने पे क्या होता है, H2 गैस निकलती है ना। जबकि अन्य शेष सभी, है ना, जबकि अन्य शेष सभी कौन से हो गए, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, ये सारे के सारे हो गए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, से क्रिया करवाने पर अन्य सभी, आ गई ना बात समझ में, से अन्य शेष सभी से क्रिया करवाने पर, अन्य शेष सभी से तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना, H2 गैस मुक्त होती है, H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी की ऐसी छाप लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तनु अम्लों से क्रिया करवाने पे, किसकी, बेरिलियम की, किसकी बच्चों, बेरिलियम की, है ना। तनु अम्लों से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, गैस नहीं निकलती है, बल्कि अन्य शेष क्षारीय मृदा धातुओं से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे कहानी समझ में, यहां तक समझ में आगे, तो फिर आगे चलते हैं। देखो छाप लिया क्या, चले आगे, आगे चलते हैं, ठीक है, लिख लो। हाँ, अगली लास्ट हेडिंग डालेंगे अपने, लास्ट इनका यूजेज आ जाएंगे, उपयोग आ जाएंगे, सारे मृदा धातुओं के उपयोग, हेडिंग डालो साथ में, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं। देखो जल्दी से, आज अपने एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो उसका अलग से वीडियो सोल्यूशन या आप जैसे भी हमें से लगेगा उस अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन किया जाएगा, है ना। हाँ, तो देखो क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग लिखो, अगली हेडिंग डालो, क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग, ठीक है। अब देखो उपयोग क्या होंगे, इनके क्या यूजेज है, कुछ याद है क्या, एक दो बिना देखे याद है क्या, 11th-12th क्लास में आपने पढ़ा हो तो याद जरूर होगा, अगर पढ़ा है तो। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखो कि जो मिश्र धातु होती है ना, ये बनती है इनसे, तो बेरिलियम का सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु बनाने के अंदर, मिश्र धातु बनाते हैं तो क्या क्या काम में लेते हैं, इसके साथ में लिखते हैं साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, बेरिलियम की मिश्र धातु बनाने के रूप में काम में लिया जाता है ना। तो बेरिलियम की मिश्र धातुएं कौन सी है, तो बेरिलियम है, क्या बनाते हैं, इसकी मिश्र धातु बनाते हैं ना, तो Be की मिश्र धातु बनाते हैं। देखो Be की मिश्र धातु बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे बेरिलियम के साथ में हम C4 लेते हैं, मतलब कार्बन सॉरी कॉपर लेते हैं ना, Cu लेते हैं, तो क्या होता है, इसकी मिश्र धातु बनती है। कौन सी मिश्र धातु, उच्च तनन क्षमता वाली मिश्र धातु बनती है, जिसे हम जैसे स्प्रिंग होती है ना, वो बनाते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है उसको तान लेते हैं, मतलब उनमें तनन की क्षमता क्या होती है, ज्यादा, बड़ी बड़ी जैसे स्प्रिंग्स होती है ना, आप देखना बाइक होती है तो उसके जैसे सोकर होता है ना, वो भी स्प्रिंग होती है, तो ऐसी बड़ी बड़ी स्प्रिंग इससे भी ज्यादा बड़ी बनाने के काम में क्या आता है, बेरिलियम और कॉपर का जो मिश्रण होता है उससे बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात करें, जैसे हमारे अक्ष किरण की नलिका होती है, उसमें एक खिड़की प्रेजेंट होती है, वो भी किससे बनाई जाती है, बेरिलियम की धातु है उससे बनाई जाती है ना। तो देखो हाँ, बेरिलियम की मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे बेरिलियम के साथ में अगर मैं कॉपर ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, कॉपर ले लूं, है ना, बेरिलियम और कॉपर इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, और उससे क्या बन जाता है, स्प्रिंग बन जाती है, उच्च तनन क्षमता वाली स्प्रिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम और कॉपर से हम क्या बना लेंगे, उच्च तनन क्षमता वाली स्प्रिंग, है ना, मतलब हाई डक्टाइल, उच्च तनन क्षमता वाली
स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है, बना ली स्प्रिंग। अब देखो इसका उपयोग आपको पता ही है। हाँ, उसके बाद में देखो जैसे धात्विक बेरिलियम होती है ना, उसका उपयोग अक्ष किरण की नलिका बनाने के लिए भी हमें काम में ली जाती है। मतलब उसकी अक्ष नलिका होती है ना, अक्ष किरण वाली नलिका, उसकी जो ट्यूब होती है वो बनाने के काम में आती है, अर्थात उसकी जो खिड़की होती है ना वो बनाने के। एग्जैक्ट बात करें तो ना, तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिख लोगे, धात्विक बेरिलियम का उपयोग, बेरिलियम का उपयोग किसमें करते हैं, अक्ष किरण बनाने में, अक्ष किरण नलिका बनाने में, ठीक है, का उपयोग अक्ष किरण नलिका की खिड़की बनाने के काम में, अक्ष किरण नलिका की खिड़की बनाने के काम में, अक्ष किरण नलिका की खिड़की बनाने के काम में, खिड़की डोर है ना, बनाने में किसका काम में लेते हैं, बेरिलियम को काम में लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में जैसे हमने एक चीज देखी है, ड्यूरालुमिन नाम सुना होगा आपने ना, ड्यूरालुमिन, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है, उसकी मिश्र धातु होती है। उसके अंदर देखो ज्यादातर हमारे एल्यूमिनियम काम में लिया जाता है, जो 95% काम में लिया जाता है। उसके साथ में हम कॉपर को भी 4% तक काम में लेते हैं। उसके बाद में कुछ मात्रा में जैसे मैग्नीज और मैग्नीशियम भी होता है। दोनों मैग्नीज और मैग्नीशियम कितने परसेंट होते हैं, आधा आधा परसेंट, मतलब 0.55% है ना। तो लिखो आगे है ना, उसके बारे में भी लिख लो, यही लिखवा देता हूँ। चलो ड्यूरालुमिन है ना, इसके बारे में पूछता आपको कि किसका मिक्सचर है ना, तो आप लिखो ड्यूरालुमिन, हेडिंग डालो, सीधा लिख लो, यहीं पे काम हो जाएगा। ड्यूरालुमिन, कौन सा लुमिन, ड्यूरालुमिन किसकी मिश्र धातु है, ड्यूरालुमिन किसकी मिश्र धातु है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। ये आपको पूछता है एग्जाम में, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब इसके अंदर हम बात करें कि किसका मिक्सर कितना परसेंट होता है, तो एल्यूमिनियम कितना परसेंट होता है, 95। सबसे ज्यादा कौन होता है, 95% कौन होता है, एल्यूमिनियम ही होता है। उसके बाद में कॉपर की बात करें, इसमें कॉपर भी होता है, जो कितना है, 4% है। कितना है बच्चों, कॉपर हो गया 4%। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, जैसे कि हमारे मैग्नीशियम और मैग्नीज कितना होता है, तो दोनों 0.55% होती है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है, 0.5%, ऐसे ही मैग्नीज कितना परसेंट है, 0.5%। यह हो गया टोटल 100%। ड्यूरालुमिन किसका है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैन ऐसे मान के चलना है ना। अब इसको जो काम में क्यों लेते हैं है ना, इसका क्या काम है ड्यूरालुमिन का, देखो सबसे पहली बात तो ये हल्की बहुत ज्यादा होती है। हल्की होने के कारण जैसे वायुयान होता है अपने, उसको निर्माण करने में काम में लिया जाता है। वायुयान समझ गए ना आप, एरोप्लेन वगैरह, क्योंकि उसमें वजन ज्यादा होगा तो वो उड़ने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए किसको काम में लेंगे, ड्यूरालुमिन को, क्योंकि ये हल्की होती है वजन में, तो वायुयानों के निर्माण में काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उपयोग लिख दूं छोटा सा, यूज क्या है, वायुयानों के निर्माण में काम में ली जाती है ना। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो एकदम अच्छे से। वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त, ठीक है, वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त या काम में ली जाती है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में जैसे मैग्नीशियम का चूर्ण होता है, वो किस काम में आता है बताओ, जो चमकीला पाउडर होता है किस काम में आता है, जैसे आप अभी दीपावली गई है, उस पे वो गुग्गू या पटाखे जैसे लाते हो ना कुछ, तो उसमें जैसे आप जलाते हो तो चमक उत्पन्न होती है, जैसे ऊपर ऐसे जाता है ना कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, धुआं धुआं जाता है, उससे पहले जलाते हैं तो उसके अंदर तो वो चमक जैसे आपको दिखाई देती है ना, उसमें काम में कौन आता है, मैग्नीशियम का पाउडर काम में आता है। जो चमकीला पाउडर होता है वो काम में आता है ना, जैसे छोटे वाले बम लेके आते हो ना, सूतली बम, तो उसमें भी कौन काम में आता है, मैग्नीशियम का चूर्ण आता है ना। अभी बात समझ में, तो मैग्नीशियम चूर्ण की बात देखो, आगे चलो। मैग्नीशियम चूर्ण क्या काम में आता है, जैसे हम होली दीपावली पे पटाखे लाते हैं तो उसके अंदर जो बम आता है ना, सूतली बम ऐसे समझो, उसके अंदर जो बारूद भरा हुआ होता है ऐसे मानो, तो वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम चूर्ण ही होता है, मैग्नीशियम पाउडर है ना, जो कि चमकीला होता है ना, चमकीला पाउडर। हाँ, तो मैग्नीशियम का पाउडर, क्या बताया मैंने, मैग्नीशियम का पाउडर, ये सीधा लिख लो, मैग्नीशियम चूर्ण है ना। कैसा होता है, चमकीला पदार्थ होता है, तो इसको आप किस नाम से बोले तो चमकीले पाउडर के रूप में भी जाना जाता है ना, चमकीला पाउडर, चमकीला पाउडर। दूसरी बात और भी सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या बोल दोगे, जैसे अपने लैंग्वेज में साइंस में बोल दोगे तापदीप्त बम है ना, मतलब चमकीला, इसी को क्या बोल दोगे, तापदीप्त
बम, तापदीप्त बम, है ना, या फिर बमों में प्रयुक्त, मतलब जो पटाखे लाते हैं ना हम, उसके अंदर बमों में प्रयुक्त। जैसे अभी आपने देखे होली, दीपावली पे, दीपावली गई है उसमें पटाखे जरूर देखे होंगे ना। उसके बाद में आ जाता है अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो बनता है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने नाम सुना होगा, जो क्या होता है आपके प्रति अम्ल के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। निलंबन का मतलब होता है बच्चों सस्पेंशन। आगे बात समझ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हाथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन, का जल में निलंबन, निलंबन को आप क्या बोल दोगे, सस्पेंशन। क्या बोल दोगे, सस्पेंशन। आगे बात समझ, का जल में निलंबन, मतलब इसी को आप क्या बोल देते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग क्या बता दिया मैंने आपको, एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में, ठीक है। एंटी एसिड्स के रूप में, आगे बात समझ में, एंटी एसिड्स मतलब प्रति अम्ल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, यहाँ तक किसके समझ में आ गई बात। उसके बाद में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, वो अपने जो टूथपेस्ट आता है उसको बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो लास्ट लाइन लिख लो, जैसे उसके बाद में आगे चलते हैं, इसके मैग्नीशियम के बारे में लिखो। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक, और एक मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, एंड MgCO3 किस काम में आ जाते हैं, दोनों टूथपेस्ट बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो टूथपेस्ट किस काम में आते हैं, टूथपेस्ट काम में, टूथपेस्ट बनाने के काम में आते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कहीं सुना है ऐसा, हाँ, तो टूथपेस्ट बनाने में काम में आते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट बनाने में। चलो पूरा लिख देता हूँ, अब तो आप शॉर्ट नोट बनाने लग गए होंगे खुद ही ना, बनाने में। उसके बाद में जैसे मैग्नीशियम होता है, आपने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब RMgX, है ना, सुना है ना। तो उसको बनाने के काम में कौन आता है, मैग्नीशियम। तो लिख लो एक लाइन और, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली बात समझ में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसी को क्या बोल देते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, RMgX। R एल्किल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम, और अक्स क्या है, हेलोजन है ना, HCl-Bri। अभी बात समझ में, अक्स का मतलब क्या है, HCl-Bri, RMgX। अभी बात समझ में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में काम में आता है, मतलब अभिकर्मक, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस रूप में काम में लेते हैं इसको, कार्बनिक यौगिकों का जो संश्लेषण है या सिंथेसिस है उसके रूप में काम में लेते हैं ना। तो एक लाइन और लिख सकते हो, इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या यूज है, कार्बनिक यौगिक बनाने के काम में, कार्बनिक कंपाउंड्स बनाने के काम में, है ना, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में या संश्लेषण में, यौगिकों के संश्लेषण, संश्लेषण कैसे लिखते हो, संश्लेषण, जैसे हिंदी में साइंस वालों के सबके ही दिखे थे ना, तो ऐसे ही लिखते हो, ये वाला सही आएगा, है ना, संश्लेषण में। आगे कार्य समझ में, इसको छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, हाँ, मैग्नीशियम चूर्ण क्या होता है, जैसे हमारे बम नहीं लाते क्या दीपावली वगैरह पे, तो वो पाउडर होता है, उसके अंदर कौन सा होता है, वो मैग्नीशियम चूर्ण होता है। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन, मतलब सस्पेंशन, अर्थात इसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ तक छाप लिया, आगे चले। आप लोगों के समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें भी कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो, या कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, हम उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आपको बता दें इनके पूरे नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारा जो ऐप है खुद का उसके अंदर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। अभी जैसे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है, ऐसे हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और जीके का भी कंप्लीट करवा दें, है ना। अगला लिखो, कैल्शियम का उपयोग। किसका उपयोग बच्चों, कैल्शियम का उपयोग। देखो कैल्शियम का उपयोग किस में काम में लेते हैं हम, आपको पता होगा,
जैसे कि निष्कर्षण होता है ना, एक्सट्रैक्शन होता है, उसके अंदर किसको काम में लिया जाता है, कैल्शियम को काम में लिया जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, कैल्शियम का उपयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं जिन धातु के ऑक्साइडों का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है, निष्कर्षण में तो काम में लेंगे, लेकिन कौन से निष्कर्षण में, जो कार्बन के द्वारा क्या होता है, ऑक्साइड होते हैं उनका अपचयन नहीं होता, उनके अंदर किसको काम में लेंगे, कैल्शियम को काम में लेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो ये सत्य और असत्य कथन वाले के अंदर आ जाएगा कि कैल्शियम का उपयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं जिनके धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन के द्वारा होता है। एक तो ये दे देगा, दूसरा ये दे देगा कि नहीं होता है, बाकी सारी लाइन सेम रहेगी। तो अब देखो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के। तो ये कौन से ऑक्साइडों का अपचयन करेगा, जो कार्बन से अपचयित नहीं होते, उनका अपचयन कौन करेगा, उसका निष्कर्षण कौन करेगा, सीधा सा मतलब एक्सट्रैक्शन कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो कैल्शियम का उपयोग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, Ca का उपयोग। बच्चों ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार आए सीधे की सीधे ये क्वेश्चन है ना, तो आप भूल मत जाना, भूल के भी ये गलती मत कर देना कि ये कौन पूछेगा, पूछ सकता है ना। उन धातुओं के है ना, कैल्शियम का उपयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं, उन धातुओं के निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन है ना। आप एक एक चीज को ध्यान से लिखोगे और समझोगे, उसके बाद में क्या होगा आपको याद रहेगा। कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से पहले ना। एक्सट्रैक्शन में करते हैं, कौन से एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण में करते हैं जिन धातुओं का या जिन धातु ऑक्साइडों का अपचयन, जिन धातु ऑक्साइडों का अपचयन। ऑक्साइड किससे बनते हैं, जब हम किसी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तब, है ना, तब बनते हैं ना। ये बात मैंने आपको बता दी, अभी तक याद हो जानी चाहिए। अपचयन, कौन सा चयन, ऑक्साइडों का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बन द्वारा नहीं होता है, तो उसका किसके द्वारा होगा, कैल्शियम के द्वारा होगा, द्वारा नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जैसे आपने देखा है SR होता है, उसका उपयोग हमारे पटाखों के कलर के रूप में आता है। पटाखों में जो कलर होता है ना, उसके अंदर किसका उपयोग होता है, स्ट्रोंशियम का होता है, सॉरी ना। मतलब आप जब पटाखे जलाते हो तो आकाश में जाके जब वो पटाखा फूट जाता है तो आप देखते हो जैसे पतंगी जैसी बिखर जाती है और एक आवाज आती है उस टाइम पे ना, तो जो वो कलर उत्पन्न होता है ना, जैसे छोटा छोटा बहुत सारा जैसे नीचे आता है पटाखा उस टाइम पे, तो वो जो कलर है वो स्ट्रोंशियम के द्वारा आता है, SR के द्वारा आता है। तो SR का उपयोग क्या हो जाएगा, पटाखों में कलर के रूप में, है ना, पटाखों में कलर के लिए। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे लिखो पटाखों में कलर देने के लिए, पटाखों में जो कलर उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा ही होता है, COL द्वारा, अच्छा सॉरी, है ना। कलर के लिए उत्तरदायी कौन है, अपने स्ट्रोंशियम है। पटाखों में कलर के लिए उत्तरदायी कौन है, स्ट्रोंशियम है। आगे कहानी समझ में, हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आज की लास्ट लाइन लिखो, हमारा जो रेडियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, तो इसका उपयोग सीधा सा है कैंसर उपचार के अंदर किया जाता है। जो रेडियोथेरेपी करते हैं ना, उसके अंदर रेडियम का उपयोग किया जाता है ना। तो लास्ट लाइन लिख लो, RA का उपयोग क्या है, कैंसर के उपचार में या फिर रेडियोथेरेपी करते हैं इसके द्वारा, है ना। तो लास्ट लाइन लिखो, रेडियम RA का उपयोग किसमें करते हो बच्चों, RA का उपयोग, है ना। लिख लो, RA लवण का उपयोग किसमें करते हो, कैंसर उपचार में, है ना, कैंसर उपचार में, कैंसर का उपचार, कैंसर उपचार में या फिर रेडियोथेरेपी में करते हैं, है ना। कैंसर उपचार में, रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी, आगे बात समझ, रेडियोथेरेपी में। यहाँ तक हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। अब आपको करना क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। और हाँ, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हो, और एक हमें अलग ही ऊर्जा मिलती है आपके एक लाइक से। तो बच्चों, आप भी हमें मोटिवेट करते रहो और हम ऐसे ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे इस चैनल पे। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।